Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing question number 3, 4, 5, and 6 of HRK Volume 1, Chapter number 21. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। कुछ दिनों से मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे, सो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दोज मैं आज के लेक्चर में जो है 4 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी, 2 नहीं अपलोड करूंगी, ठीक है, सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा और आगे चले जाएं। एंड सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड बिगिन विद द लेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट एब्सोल्यूट जीरो इज अ मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? आपके पास मिनिमम टेम्परेचर है। क्या आपके पास इज देयर अ मैक्सिमम टेम्परेचर? क्या आपके पास कोई मैक्सिमम टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपका मिनिमम टेम्परेचर है, तो क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है कोई? अगर है तो वो बता दें, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू द आंसर। सो एब्सोल्यूट जीरो क्या है? आपके पास बेसिकली 0 केल्विन का टेम्परेचर है, -273 डिग्री सी का टेम्परेचर जो है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। ये लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है इस पे आपकी जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं या मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो आपके पास क्या कर जाती है? सीज कर जाती है, यानी कि जो पार्टिकल्स का मोशन है वो आपके पास स्टॉप हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स आपके पास बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हैंग हो जाते हैं, दे डू नॉट मूव एट ऑल, ठीक है, विच ऑब्वियसली डज नॉट मेक एनी सेंस, बट थ्योरेटिकल केसेस में जो है आपके पास एब्सोल्यूट जीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली वी हैवंट सीन दिस येट, बिकॉज जो 0 केल्विन का टेम्परेचर है वो अभी तक जो है हासिल नहीं किया गया, लेकिन थ्योरेटिकली जो है आपके पास एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपकी जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बिल्कुल जो है ना स्टॉप हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर डिफाइन करना चाहते हैं तो उस केस के लिए हमें क्या मतलब वो हमारे लिए ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर हम एक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसको डिफाइन करना चाहें, क्योंकि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको कोई अपर लिमिट नहीं देती, ठीक है। उसने आपको एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बट उसने जो है ना आपको कोई अपर लिमिट नहीं दी हुई, यानी कोई मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। लेकिन जब आप मॉडर्न फिजिक्स में इंटर करते हो तो वहाँ पे आपको जो है एक लिमिट जो है मिल जाती है, एक लिमिट अपीयर हो जाती है। अगर आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का एक जो है उसको क्या कहते हैं कंपैरिजन देखा हो, कि अगर आप लोगों ने क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज एक बाउंड्री है, एक ऑब्स्टिकल है या एक वॉल है लेट्स से, और आपने उसको क्रॉस करना है तो और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि यू डू नॉट हैव द एनर्जी। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं तो वो आपको कहेगा कि इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी यू कैन क्रॉस द वॉल, द बाउंड्री और द ऑब्स्टिकल इजीली, ठीक है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्वांटम टनलिंग, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वही उसी तरह की बात हो रही है कि जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको कोई अपर लिमिट नहीं देती, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है वो फिर आपको एक अपर लिमिट दे देती है, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दिया ताकि यू कुड अंडरस्टैंड कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको अपर लिमिट नहीं दे रही, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में मे बी उस लेवल की एडवांसमेंट नहीं है जो मॉडर्न फिजिक्स में है, इसलिए क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको एक लोअर लिमिट दे रही है, अपर लिमिट दे नहीं पा रही। और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो चूंकि एडवांस होती जा रही है तो वो आपको जो है एक लिमिट दे रही है, ठीक है। और वो लिमिट आपके पास क्या है? प्लांक्स टेम्परेचर है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.4 10^32 केल्विन, ठीक है। और ये वो वाला टेम्परेचर है जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एक्सट्रीमली हाई एनर्जीज होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो आपके पास तब एग्जिस्ट करेगा जब एक्सट्रीमली लो एनर्जीज होंगी, यानी कि बिल्कुल एटम्स में मॉलिक्यूल्स में कोई एनर्जी होगी नहीं, तो तब जो है फिर वो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर कहलाएगा, यानी कि उस टाइम पे जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जो प्लांक्स टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत विगोरसली और एक्टिवली जो है ना मूव करेंगी, ठीक है। उनकी इतनी हाई एनर्जीज होंगी कि वो कंप्लीटली एवरी सिंगल मोमेंट जो है वो आपके पास माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, जितने भी लोवेस्ट पे आप जाते हो वो आपके पास मोशन में रहेंगे, ठीक है, और बहुत वायलेंट मोशन में रहेंगे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो ये प्लांट्स टेम्परेचर है इसमें आपके जो नॉन लॉज ऑफ फिजिक्स है जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, आपके पास जनरल रिलेटिविटी है, वो सीज कर जाती है, यानी कि वो वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आपके पास जो प्लांट्स टेम्परेचर है उसको आप कंसिडर कर सकते हो एज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन नेचर। अब अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपके पास जो सन है ना वो एक्सट्रीमली हॉट है, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1.5 10^7 केल्विन है। इसी तरह अगर आपके पास अर्थ में जो है ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होती हैं, ठीक है,
तो और वो जो है ना टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ केल्विन्स तक पहुंच जाए, तब भी वो आपके पास क्या रहेंगी, 1.4 10 पावर 32 केल्विन विच इज द प्लांक्स टेम्परेचर के करीब भी नहीं होंगी। ठीक है, ना तो सन का टेम्परेचर, ना अर्थ का जो जो हमने एक सिनारियो क्रिएट किया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास प्लांट टेम्परेचर जो इसकी नियर क्लोज भी नहीं है। ठीक है, सो आपके पास क्या है कि जो प्लांट्स टेम्परेचर है वो अचीवेबल चीज़ नहीं है इन नेचर और इन यूनिवर्स। ठीक है, आप थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट दे सकते हो बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिग बैंग के टाइम पे आपके पास क्या था, जब यूनिवर्स की क्रिएशन हो रही थी तो तब बिलीव किया जाता है कि जो टेम्परेचर्स थी वो प्लांट्स टेम्परेचर तक पहुंच गई थी, इसीलिए जो है आपके पास वो एक्सप्लोजन हुआ एंड योर यूनिवर्स केम इनटू बीइंग। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम इन सारी बातों का एक नतीजा निकालें तो वी सी दैट कि एब्सोल्यूट जीरो जो है ना वो आपके पास एक डेफिनेट और रीचेबल लिमिट है। ठीक है, एटलीस्ट इन थ्योरी में जो है वो आपके पास, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें ना तो वो एक और भी ज़्यादा आपके पास एक थ्योरेटिकल बाउंड्री सी बन जाती है, जिसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही हैं ऑफ आवर फिजिकल थ्योरीज। ठीक है, जो फिजिक्स हमें थ्योरीज दे रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारे पास जो ये मैक्सिमम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है उस तक पहुंचना एक और भी ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ हो जाती है, वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ बिल्कुल नहीं जाती। ठीक है, यानी कि वो अचीवेबल सी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है और थ्योरेटिकल केसेस में एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली हमने इसको अचीव नहीं किया, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना वो उसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना वो और भी ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू दी एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अचीवेबल चीज़ नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट फॉर नाउ। तो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसकी सिंपल समरी ये है कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो आपके पास थ्योरेटिकल बेसिस तक जो है एक रीचेबल लिमिट है, डेफिनेट चीज़ है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा थ्योरेटिकल बाउंड्रीज से उसको मतलब वो कवर कर लेती हैं उसको थ्योरेटिकल बाउंड्रीज कि वो आपके पास उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आना शुरू हो जाती हैं जब आप अपनी फिजिकल थ्योरीज को इस मैक्सिमम टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हो। सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अचीवेबल इवन इन थ्योरेटिकल बेसिस राइट नाउ। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 states that can one object be hotter than another if they are at the same temperature? Explain। तो कहते हैं कि क्या आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट हो सकता है अगर इवन इफ अगर वो आपके पास सेम टेम्परेचर, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट्स उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से ज़्यादा हॉट हो? हमने अब ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। सो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर नीदर इज हॉटर देन द अदर। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास सेम टेम्परेचर पे हैं तो एक भी ऑब्जेक्ट दूसरे वाले से जो है ना ज़्यादा हॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आपके पास क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और जब दो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके पास सेम टेम्परेचर पे होते हैं तो इट मीन्स दैट कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि उनके दरमियान कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा, ना तो हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी फ्लो हो रहा है, ना कोल्डर टू हॉटर बॉडी फ्लो हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर जो है वो अब इक्वल हो गया है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है देन दी अदर वन। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जीज, लेकिन टेम्परेचर चूंकि दोनों का सेम है तो इनके दरमियान कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा हॉटर हो गया इवन व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा जो है आपके पास कोल्डर हो गया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर नहीं आएगा कि एक जो है हॉटर है और दूसरा कोल्डर है। ठीक है, a large body can contain much more thermal energy than a small body at the same time, but this does not mean that it is hotter. It simply has more energy stored because of it. ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक लार्जर बॉडी है तो उसमें क्या होता है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द स्मॉलर बॉडी। ठीक है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लार्जर बॉडी है वो हॉटर है देन दी स्मॉलर बॉडी व्हेन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज ओनली शोइंग यू के एक जो है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, जो मैसिव बॉडी थी आपकी उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड है, इसीलिए जो है वो आपके पास क्या है उसमें ज़्यादा हीट कंटेंट है। और जो दूसरा है उसका साइज़ चूंकि छोटा है तो इसलिए उसमें हीट कंटेंट जो थर्मल एनर्जी है वो कम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो इमेजिन अ कप ऑफ हॉट टी। ठीक है, ये देखें ये आपके पास एक कप ऑफ हॉट टी हो गई, ये आपके पास हॉट टब हो गया। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर हमने ले लिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन आपके पास जो ये हॉट टब है और जो ये कप ऑफ टी है, इन दोनों का जो है ना आपके पास क्या है, डिफरेंस किस चीज़ में है कि मास में डिफरेंस है।
जो बाथ टब है उसका अगर आप टेम्परेचर देखें तो वो आपके पास 60 डिग्री है, इसका भी टेम्परेचर 60 डिग्री है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है। तो अगर मैं जो है ना एक बकेट ले लूँ कोल्ड आइसी वाटर का और उसको मैं कप में डाल दूँ और एक को जो है उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को मैं टब में डालूँ, तो जो कप है उसका पानी तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो टब है उसका उस पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इतना मैसिव इन साइज़ है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो है ना टब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। नो, इट मीन्स दैट कि जो टब में पानी था उसका जो आपके पास थर्मल एनर्जीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू द कप ऑफ टी। इसीलिए जो है ना कप ऑफ टी जल्दी कूल डाउन हो गई बाय पुटिंग सम कोल्ड वाटर इनटू इट, जबकि जो हॉट टब है वो आपके पास कूल डाउन नहीं हुआ इवन इवन इफ वी एडेड अ बकेट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जो है उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है? तो ये चीज़ इसकी समरी सिंपली ये है कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उनका टेम्परेचर आपके पास सेम है, यानी कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो आपने ये नहीं कहना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर है देन द अदर वन। ये हो सकता है कि उनकी थर्मल एनर्जीज़ डिफरेंट हो, एक की थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो, दूसरे की थर्मल एनर्जी कम हो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा थ्रू आउट। ठीक है? Hope this clears your concept. Let's move on to the next question, which is question number 5, which states that lobster traps are designed so that a lobster can easily get in but cannot easily get out. Can a diathermic wall be created that allows heat to flow through in one direction only? Explain. तो कहते हैं जो आपके पास लॉबस्टर ट्रैप्स होते हैं ना उस वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब उसके अंदर लॉबस्टर इंटर करता है तो वो बस उसी के अंदर ट्रैप रह जाता है, वो उससे बाहर एस्केप फिर नहीं कर सकता। तो क्या हम इस तरह की कोई एक डायाथर्मिक वॉल बना सकते हैं कि जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हीट की फ्लो हो और वो वापस उसमें से बाहर ना आए? एक्सप्लेन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप देखें ना हीट फ्लो आपके पास किस तरह से होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। ठीक है, अब हॉटर बॉडी का टेम्परेचर चूंकि ज़्यादा होता है तो इसीलिए जो है ना वहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है टू द लेस एनर्जेटिक सिस्टम। ठीक है, विच इज़ द कोल्डर बॉडी, एंड इस तरह से जो है ना वो एक टेम्परेचर का बैलेंस लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका हो गया हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी विच इज़ वन डायरेक्शनल फ्लो। लेकिन अब जैसे ही वो जो दूसरी बॉडी पहले कोल्ड थी अब वो हॉट हो जाएगी, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया देन दी ऑब्जेक्ट वन जो पहले हॉटर थी और अब कोल्ड हो गई है तो फिर जो है ना वो दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से फ्लो स्टार्ट कर देगी इन ऑर्डर टू बैलेंस दी सिस्टम। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका लेट्स से एक सिस्टम है और ये आपका दूसरा सिस्टम है। ठीक है, इसका टेम्परेचर फिलहाल के लिए आपके पास हाई है और इसका टेम्परेचर लो है, तो हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हीट फ्लो करता रहेगा जब तक कि यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी नहीं आ जाती है, यानी दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। अब जैसे ही दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल होगा तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, सीज कर जाएगी और अब बस सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस ऐसा कुछ हो जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट टू था यानी सिस्टम टू था इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए, तो अब क्या होगा कि रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास हीट है वो यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी और आपके पास फिर से जो है ना थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश की जाएगी और फिर से दोनों सिस्टम्स के टेम्परेचर जो है ना उसको इक्वल और बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो जो हीट ट्रांसफर है वो ऑलवेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब जो डायाथर्मिक वॉल्स होती है ना वो हीट फ्लो को अलाउ करती है जस्ट इन वन डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर लेट्स से मेरे पास ये एक सिस्टम है और ये एक दूसरा सिस्टम है और इनके दरमियान में एक डायाथर्मिक वॉल लगा दूं, तो ये जो डायाथर्मिक वॉल होगा अगर ये हॉटर बॉडी है तो इससे जब हीट जाएगी टुवर्ड्स दिस कोल्डर बॉडी तो वो वापस वापस नहीं आ सकेगी बैक टू दी हॉटर बॉडी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक डायाथर्मिक वॉल लगा दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हीट फ्लो को अलाउ करता है। इवन इफ अगर इस बॉडी की टेम्परेचर हाई हो जाती है तो तब भी जो है ना ये हीट वापस इस तरफ को फ्लो नहीं करेगी क्योंकि यू हैव प्लेस्ड अ डायाथर्मिक वॉल। बट अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कंप्लीटली जो है ना न्यूटन सेकेंड लॉ के जो है ऑपोजिट जा रही है, उसको डिसोबे कर रही है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो आपको यही कहता है कि आपके पास जो हीट ऑफ फ्लो है वो आपके पास क्या होगी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने की तरफ जाएगी और ऐसे जाएगी कि अगर हमारे पास हॉटर बॉडी है तो उसकी उससे जो है ना कोल्डर बॉडी की तरफ मूवमेंट होगी। सही है, सो टू अलाउ वन वे फ्लो ऑफ हीट रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर्स वुड वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच फॉरबिड्स सच डिवाइसेस ऑफन कॉल्ड थर्मल डायोड्स इन एन आइडियलाइज्ड सेंस। ठीक है, तो आपके पास क्या है, डायाथर्मिक वॉल का जो कॉन्सेप्ट है ना ये आप नहीं लेकर आ सकते। व्हाई? बिकॉज इट वुड completely violate the second law of thermodynamics. So can a diathermic wall be created that allows heat flow to flow in one direction only? So no, it cannot be. Such a wall or boundary cannot be created which will allow
हीट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कंसिडर अ लॉबस्टर ट्रैप विच अलाउज लॉबस्टर्स टू enter but not exit. If we imagine a similar device for heat transfer, it would mean that heat could only leave hot object and enter a cold one but not the other way round, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि अगर आप इस तरह का जो लॉबस्टर ट्रैप का सिस्टम अगर आप हीट ट्रांसफर में लेकर आना चाहते हो तो इट मीन्स दैट कि लेट्स से आपका लॉबस्टर जो है वो हीट है, ठीक है, वो आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला गया तो अब वो वापस दूसरे सिस्टम में नहीं आ सकता रिगार्डलेस ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इवन अगर आपके पास जो जहाँ पे आपकी हीट पड़ी हुई है वो चीज़ बहुत हीट अप हो जाए तो ऑब्वियसली ये तो नेचर का एक किस्म का रूल है कि आपके पास जो है ना हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि आपने एक डायथर्मिक वॉल लगा दी है तो वो हॉटर बॉडी जो है ना हमेशा के लिए हॉट रहेगी एंड नेवर कूल डाउन, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ठीक है, and it violates the second law of thermodynamics. So, such a situation would allow the creation of perpetual motion machines of the second kind, which is impossible. ठीक है, ये चीज़ completely impossible सी बात है। अगर रियल लाइफ में बात करें तो engineers sometimes build thermal devices like Petlier devices that appear to favor one direction of heat flow, but these requires an external energy source and do not violate thermodynamic principle. तो आपके पास क्या होते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं वो लैब में ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों पे वर्क करते हैं कि हम जो है ना क्या करें कि आपका अगर ये सिस्टम है तो इससे जो है ना सिर्फ और सिर्फ दूसरे सिस्टम में हीट फ्लो करे और जो है ना वापस वो ना जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी केस में क्या होता है कि अगर एक बॉडी जो है ना उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वो जो है ना खामखा कोशिश करेगा कि वो कहीं और जो है ना इस टेम्परेचर को ट्रांसफर करे टू गेट दी स्टेबिलिटी, टू गेट दी बैलेंस, ठीक है, थर्मल बैलेंस उसको चाहिए होगा। लेकिन साइंटिस्ट फिर इसके लिए क्या करते हैं कि वो यहाँ से जो है ना एक एनर्जी सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे एनर्जी सोर्स लग जाता है जो कि क्या करता है इसको पुश करता है कि नहीं तुम और हीट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो करो और वापस जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से उसको स्टॉप करता है। तो ये आपके पास फिर थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करता क्योंकि अगर यहाँ से आपकी एनर्जी जा रही है तो आप उसको वापस बैकअप दे रहे हो एनर्जी का, यहाँ पे फिर से वही एनर्जी आ रही है जो कि आगे उसको ट्रांसफर करती जा रही है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो वायलेशन है वो नहीं हो रही, ठीक है, इम्बैलेंस आपके पास नहीं क्रिएट हो रहा। यहाँ पे लेट्स से पहले क्या थी 4 जॉउल्स की एनर्जी थी और यहाँ पे जो है आपके पास क्या थी लेट्स से 2 जॉउल्स थी। अब यहाँ से आपके पास क्या हो गई एनर्जी ट्रांसफर हो गई और यहाँ पे आपके पास लेट्स से ये 4 आउट ऑफ 4 जॉउल्स चले गए तो यहाँ पे 6, बल्कि 6 को छोड़े लेट्स से सिर्फ 2 जॉउल्स ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे 4 जॉउल्स हो गए तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे 2 जॉउल रह जाएंगे। अब ये जो 2 जॉउल है अब मतलब ये हो गया कि ये वाली बॉडी कोल्ड हो गई और ये वाली हॉट हो गई क्योंकि इसका अब 4 जॉउल हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया। तो अब तो सिस्टम को क्या चाहिए कि वो यहाँ से वापस इस तरफ को एनर्जी ट्रांसफर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसके लिए पीछे से बैकअप लगाया होता है जहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही होती है जो कि इस 2 जॉउल को वापस 4 जॉउल बना देता है एंड यही एनर्जी कंटिन्यूसली आगे की तरफ ट्रांसफर होती जाती है मेकिंग दिस सिस्टम हॉटर, ठीक है, और कीपिंग इट हॉट। सो आपके पास जो है ना इस तरह के सिस्टम्स तभी अचीवेबल है जब आप एक्सटर्नल सोर्स लगाते हो और वो फिर क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करता। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहे जो मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन करके दिया तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो जो डायथर्मिक वॉल का कॉन्सेप्ट है दिस डज नॉट exist and such that diathermic wall cannot be created that allows the heat to flow in only one direction, ठीक है। Hope this clears your concept. Let's move on to the next question. Question number 6. Are there physical quantities other than temperature that tend to equalize if two different systems are joined? कहते हैं कि क्या आपके पास ऐसी कोई और फिजिकल क्वांटिटीज हैं टेम्परेचर के अलावा जो कि आपके पास इक्वल हो जाए यानी बैलेंस में आ जाए अगर दो सिस्टम्स जो है उनको हम ज्वाइन कर दें, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का हम कहते हैं ना कि एक सिस्टम हॉट है दूसरा कोल्ड है, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर हो जाता है टेम्परेचर का एंड वो बैलेंस कर जाता है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो कहते हैं कि क्या कोई और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यही टेम्परेचर का बिहेवियर रखती हो जो टेम्परेचर रखता है। So let's see the answer and understand this question. So yes, there are other physical quantities beside temperature that equalize when two systems are in contact. तो temperature के अलावा भी आपके पास और physical quantities हैं जो कि आपके पास क्या करती है यही temperature वाला behavior रखती है। यानी कि अगर आपके पास दो systems जो है वो contact में हो, यानी कि ये आपके पास एक system हो गया ये दूसरा system हो गया and they are in contact with each other, तो क्या होगा कि ये जो है ना ये वाला जो सिस्टम है अगर वो हाई पे है और ये वाला लो पे है तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट के दोनों इक्वलाइज हो जाए, ठीक है। और वो कौन सा है? एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्रेशर विच टेंड्स टू इक्वलाइज इफ टू सिस्टम कंटेन गैस आर कनेक्टेड बाय मूवेबल पिस्टन्स और एन ओपनिंग। जैसे कि आप ये गैस सिलेंडर्स देख सकते हैं, इनको आप लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू वाल्स एंड थ्रू पाइप्स वगैरह, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर इसका प्रेशर जो है ना वो हाई होगा तो ये अपने प्रेशर और इसका लो होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिलेंडर्स अपने प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगी, ये इसका प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा
तब तक जब तक इसका जो है ना प्रेशर इतना इंक्रीज ना हो जाए कि वो इसकी इक्वल हो जाए। ठीक है, सो ये आपके पास सिस्टम इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, सो प्रेशर भी आपके पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर वाला बिहेवियर रख रही है। इसके अलावा आपके पास केमिकल पोटेंशियल जो है वो भी आपके पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है which equalizes when substances are allowed to diffuse between two systems. So these are general conditions of equilibrium: thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium. ठीक है, तो जो टेम्परेचर के हवाले से जब इक्वलिटी आती है तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, प्रेशर के हवाले से आ रही है तो वी आर कॉलिंग इट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड जब केमिकल पोटेंशियल के हवाले से इक्वालिटी आ रही है तो वी आर कॉलिंग इट केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास क्या है कि इफ यू कनेक्ट टू गैस कंटेनर्स थ्रू अ वाल्व, गैस विल फ्लो अंटिल द प्रेशर इज इन बोथ कंटेनर्स इज सेम। ठीक है, मैंने अभी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप दो गैस सिलेंडर्स को या कंटेनर्स को जो है वाल्व के थ्रू कनेक्ट करते हो तो गैस तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों सिलेंडर्स में या दोनों कंटेनर्स में इक्वल ना हो जाए गैस। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, मिक्स करते हो सॉल्ट वाटर को और फ्रेश वाटर को, द साल्ट आयंस विल डिफ्यूज अंटिल द कंसंट्रेशन रिलेटेड टू केमिकल पोटेंशियल बिकम्स यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं कि अगर आप सॉल्ट वाटर को जो है फ्रेश वाटर में मिक्स करोगे तो जो सॉल्ट आइंस होंगे वो तब तक डिफ्यूज करते रहेंगे जब तक आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की इनटू द फ्रेश वाटर वो आपके पास इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये आपके पास लेट्स से ये आपका फ्रेश वाटर का बकेट था। ठीक है, इसमें यू हैव एडेड नाउ सॉल्ट वाटर, तो ये नहीं है कि आपने यहाँ पे पानी ऐड किया तो यहाँ पे सॉल्ट ही रहेगा, ये बाकी सारी जगहें फ्रेश रहेंगी। नो, ये आपके पास आइंस जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगी जो सॉल्ट की हैं, और वो हर तरफ जो है ना मिक्स हो जाएंगी और आपके पास जो कंप्लीट फ्रेश वाटर था वो आपके पास अब सॉल्ट वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड्स कि आपने कितना सॉल्ट वाटर ऐड किया, ज़्यादा ऐड किया तो कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर बन जाएगा, और अगर कम ऐड किया तो डाइल्यूट सॉल्ट वाटर बन जाएगा। लेकिन आपके पास जो सॉल्ट है ना वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं रहेगा बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द होल सिस्टम और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर इज जस्ट वन सच क्वांटिटी दैट इक्वलाइजेज ड्यूरिंग इंटरेक्शन बट नॉट दी ओनली वन। ठीक है, टेम्परेचर भी बिल्कुल इसी तरह की एक चीज़ है, यानी कि अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे का कम है तो दे विल जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसको अचीव करने के लिए टेम्परेचर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम दी हॉटर टू द कोल्डर बॉडी, एंड इस तरह से आपके पास जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो नेट फ्लो स्टॉप हो जाएगी एंड आपके पास जो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर भी आपके पास इसी तरह की क्वांटिटी है जिसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट इज़ नॉट दी ओनली वन। आपके पास प्रेशर भी है, केमिकल पोटेंशियल भी है और मैनी अदर मोर क्वांटिटीज। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एंड आई होप कि हर एक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो माइंड में तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू देम एंड आंसर योर क्यूरीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।